Hello, a very lovely good evening from here in Delhi, and hope that each one of you are absolutely fine. So, today in this particular session, we are going to actually have a look over, as I said, interim financial reporting. As far as interim financial reporting is concerned, each one of us is very well aware what exactly interim financial reporting is all about. एक तो मेरे फर्म्स जो होती हैं, एंटरप्राइजेस जो होती हैं, वो अपनी एनुअल रिपोर्टिंग करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम एनुअल रिपोर्टिंग के साथ ये है कि बाय द टाइम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज होती हैं, तो तब तक उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो इर्रेलेवेंट हो चुकी होती है। इसलिए इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ड्रॉ करी जाती हैं, और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का बेसिकली मतलब है, जैसे मैंने क्वार्टरली रिपोर्ट्स ड्रॉ आउट करी या मैंने 6 मंथली रिपोर्ट्स ड्रॉ आउट करी। जनरली एंटिटीज क्वार्टरली रिपोर्ट्स ड्रॉ आउट करना पसंद करती हैं। तो बेसिक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो होता है कि हम प्रोवाइड कर सकें अपडेट और अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इन ए टाइमली मैनर। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो एनुअल रिपोर्टिंग के अलावा जो हम क्वार्टरली रिपोर्ट्स या 6 मंथली फाइनेंशियल्स ड्रॉ करते हैं, तो वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोई एंटिटी अपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती है, ये इंटरिम फाइनेंशियल्स बनाती हैं, तो एंटिटीज के ऊपर ये एंटिटीज को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहो तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हो। और कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब आपको मालूम है, जैसे कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। करेक्ट। या तो आप जब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल्स ड्रॉ आउट कर रहे हैं, या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो, जो कि एंटिटीज प्रीफर नहीं करती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। और या फिर आपके पास चॉइस है कि आप इन ए कंडेंस्ड मैनर, इन ए ब्रीफ मैनर, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्रॉ कर सकते हो। करेक्ट। कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कंडेंस्ड बैलेंस शीट, यानी कि थोड़ी सी ब्रीफ मैनर में आपने बैलेंस शीट बनाई। इसी तरह ब्रीफ मैनर में, कंडेंस्ड मैनर में आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और सीएफएस बनाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करें। यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स है, यहाँ मैंने सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखा है। सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स का मतलब है यहाँ आपको फुल फ्लेड्स नोट्स देने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या रही, आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या रही, आपके एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स के बारे में, यानी कि सिलेक्टिव एक्सप्लेनेटरी नोट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैंने कहा कि कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटीज बनाना जो है प्रेफर करती हैं। और बेसिक ऑब्जेक्टिव भी अभी कुछ लम्हा पहले मैंने आपको बताया कि बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है कि हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वो इन ए टाइमली मैनर प्रोवाइड करें। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में जो है इन ए क्विक टाइम हम इन्फॉर्म कर सकें अपने इन्वेस्टर्स को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस। करेक्ट। तो ये तो थी फर्स्ट शीट, और दूसरी शीट अब मैंने आपके सामने रखी। अब दूसरी शीट में हमने डायरेक्टली इसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करी। इसमें मैंने एक केस स्टडी से स्टार्ट करा, जरा समझने की कोशिश करें। K9 लिमिटेड, ये केस स्टडी 1 है। K9 लिमिटेड नाम की कोई एंटिटी है। शोज द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5,40,000 फॉर द Q3 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। जब उन्होंने Q3 के अपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी, तो नेट प्रॉफिट 5,40,000 का आ गया। एक सेकंड के लिए मैं जरा रफ शीट ले लूं साथ में, ताकि मैं साथ साथ आपको समझा सकूं। करेक्ट। ये मैंने एक रफ शीट भी ले। अब इस एंटिटी ने जब अपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी, एक तो ये Q1 है, पहले 3 महीने का, अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग से लेकर के, पहले तो मान लेते हैं अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग 1/4/2021 को है, और अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है, मान लेते हैं 31/3/2022 को। मान क्या लेते हैं, अगर यहाँ स्टार्ट होगा तो यहीं खत्म होगा। अब पहला क्वार्टर आपका कब खत्म होगा? 30 जून को खत्म होगा, 30 जून 2021 को। दूसरा क्वार्टर फिर आपका खत्म होगा 30 सितंबर 2021 को, और तीसरा क्वार्टर आपका यहाँ खत्म होगा। करेक्ट। दैट इज 31 दिसंबर 2021। अब क्या हुआ, इस एंटिटी ने जब इस क्वार्टर के अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी, तो वो कहता है कि एंटिटी ने रिपोर्ट करा कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 5,40,000 का है। नेट प्रॉफिट कितने का है? 5,40,000 का है। ये एंटिटी ने रिपोर्ट करा है। आगे उसने बताया कि बैड डेट्स ऑफ ₹30,000। अब जो बैड डेट्स हुए वो 30,000 के एंटिटी ने इनकर करे ड्यूरिंग द क्वार्टर। यानी कि इस क्वार्टर में एंटिटी ने बैड डेट्स का एक खर्चा लिखा ₹50,000, सॉरी ₹30,000 का कोई खर्चा हुआ बैड डेट्स का।
करेक्ट। लेकिन एंटिटी ने क्या करा, 50% ऑफ द बैड डेट्स हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। अब एंटिटी ने क्या करा, इस बैड डेट्स में से 15,000 के बैड डेट्स तो एंटिटी ने इसी क्वार्टर में रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन 30,000 में से 15,000 के बैड डेट्स उन्होंने डेफर भी कर दिए। डेफर का मतलब है उन्होंने सोचा इसको नेक्स्ट क्वार्टर में हम राइट ऑफ करेंगे, जो कि गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि हम बाद में देखेंगे, स्टैंडर्ड कहता है कि इवन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब हम करेंगे तो जितने भी खर्चे हैं, इनकम्स हैं, जो कि उनको उसी तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे जिस तरीके से हम अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस साल बैड डेट्स होते हैं, जिस पीरियड के लिए एनुअल फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, उस साल से संबंधित जो बैड डेट्स होंगे हम सारे के सारे उसी पीरियड में डेबिट करेंगे, उसको अगले साल थोड़ी डेफर कर सकते हैं। इसी तरीके से जब मैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ड्रॉ कर रहा हूं इस क्वार्टर के लिए, तो इस पीरियड में जो बैड डेट्स हुए हैं वो सारे के सारे मुझे इसी पीरियड में डेबिट करने चाहिए। इसका मतलब एंटिटी ने जो बैड डेट्स का ट्रीटमेंट करा वो गलत कर दिया। पूरे 30,000 यहाँ डेबिट होने चाहिए थे, एंटिटी ने सिर्फ अभी तक 15,000 डेबिट करे। यानी कि जब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट को मुझे ठीक करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, पूरे बैड डेट्स 30,000 रुपए के यहाँ डेबिट करूंगा। हालांकि 15,000 तो मैं कर चुका हूं, मैं 15,000 अब और डेबिट करूंगा। इसको यूं समझ ले, 15,000 तो एंटिटी कर ही चुकी है, तो 15,000 जो मैंने डेफर कर दिए वो गलत कर दिए, मैं 15,000 इसमें से और माइनस करूंगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अभी इस गलती की वजह से 15,000 से ज्यादा नजर आ रहा है। करेक्ट। इसी तरह उसने आगे लिखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 28,000 incurred ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन फुली रिकग्नाइज्ड इन दिस क्वार्टर। अब वो कह रहे हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया 28,000 रुपए का इस क्वार्टर में, और वो हमने इस क्वार्टर में रिकग्नाइज कर लिया, तो ये ठीक ट्रीटमेंट है, इसका मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वार्टर से संबंधित जो खर्चे हैं वो इसी क्वार्टर में रिकग्नाइज होंगे, या जो लॉसेज हैं वो इसी क्वार्टर में रिकग्नाइज होंगे, वो एंटिटी ने माइनस करे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट जो है वो अगली शीट में है। अब अगली शीट में आपके सामने रखता हूँ, नंबर 2 है, शीट नंबर 3 मैंने आपके सामने रखी। आगे की शीट में उसने बताया, additional depreciation of rupees 36,000 of third quarter resulting from change in method of depreciation। वो क्या कहते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया 36,000 का थर्ड क्वार्टर में, जो कि इसलिए हुआ क्योंकि हमने चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन करा। तो इसका मतलब है, और एंटिटी ने जब, पहले तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है एंटिटी ने जब इस क्वार्टर की रिकॉर्डिंग करी तो कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करा, एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करा, जो कि करेक्ट ट्रीटमेंट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं जब एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता हूं, अगर कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा इस साल से संबंधित तो मैं इसी साल में डेबिट करूंगा। इसी तरह इस पीरियड में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन हुआ है वो इसी साल के पीरियड में होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन सीए फाइनल में 2006 से लिया गया है। So as per AS 25, principles for recognizing assets, liability, income and expense for the interim periods are the same as in the annual financial statement, जो मैंने अभी आपसे कहा। Any loss or expense should be recognized in the period in which it is incurred. So as per AS 25, quarterly income should be adjusted and restated as follows। तो जो 5,40,000 का नेट प्रॉफिट दिखाया गया है उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा बैड डेट्स की वजह से। जैसे कि मैंने कहा, बैड डेट्स ऑफ 30,000 शुड बी रिकग्नाइज्ड इन द करंट क्वार्टर, जो कि एंटिटी ने नहीं करा है। एंटिटी ने सिर्फ 15,000 के बैड डेट्स को रिकग्नाइज करा है। सिंस द कंपनी हैज डेफर्ड 50% फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, सेम नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड नाउ। तो एंटिटी ने सिर्फ जो 15,000 डेबिट करे हैं और 15,000 जो डेफर करे हैं उन उसको डेफर नहीं करना है, उसको भी हमने डेबिट करना है। तो इसका मतलब 5,40,000 में से 15,000 और माइनस होंगे, तो मेरा नेट प्रॉफिट 5,40,000 माइनस 15 5,25,000 पे आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस करेक्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए, तो नेट प्रॉफिट 5,40,000 माइनस 15 5,25,000 का आएगा करेक्टली। ये थी आपकी शीट नंबर 3। शीट नंबर 4 को फिर हम देखते हैं। शीट नंबर 4 में क्या बताया गया है, रेवेन्यू रिसीव्ड सीजनली और ओकेजनली। इससे इसका क्या मतलब है, in case of seasonal business, income shall be more during the season time, quite obviously, while it would be less in other interim period. Such income should be recognized when it occurs. Sorry.
सपोज मेरा करंट, अब मैं करंट इंटरिम फाइनेंशियल पीरियड के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, करेक्ट? और इस साल मेरी इनकम जो है वो ज़्यादा हो गई क्योंकि ये मेरा सीज़न टाइम है। तो भले ही इनकम इस पीरियड में ज़्यादा हो गई, सीज़न टाइम है, उसके बावजूद भी मैं उसको इसी सीज़न में रिकॉग्नाइज़ करूँगा, उसको मैं एडजस्ट नहीं करूँगा दूसरे पीरियड्स में, कहने का मतलब ये है। केस स्टडी 2 में यही पॉइंट समझाने के लिए मैंने लिखा है कि K10 लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टू रिसीव डिविडेंड, करेक्ट? ऑफ रुपीज़ 100 करोड़ ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर 2015। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो क्वार्टर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो कहता है कंपनी ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, करेक्ट? और इन इन्वेस्टमेंट पे कंपनी को कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। इट प्रपोजेस टू रिकॉग्नाइज रुपीज 25 करोड़ ऑफ डिविडेंड इनकम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईच क्वार्टर, इज इट जस्टिफाइड? वो क्या कह रहा है, कंपनी को 25, पहले तो कंपनी को इन इन्वेस्टमेंट में 25 करोड़ का डिविडेंड मिला। अब कंपनी क्या सोच रही है कि उस डिविडेंड को हम इसी क्वार्टर में ना रिकॉग्नाइज करें बल्कि सारे क्वार्टर में रिकॉग्नाइज करें, यानी कि उसको हम डिवाइड कर दें 4 क्वार्टर्स में। कंपनी ये सोच रही है, जो कि गलत है। अभी थोड़ा थोड़ा टाइम पहले मैंने कहा कि जिस पर्टिकुलर पीरियड पे ये इनकम हुई है उसी इन पीरियड में मुझे इस इनकम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये सीए फाइनल 2000 आरटीपी का क्वेश्चन है। एज पर एएस 25, रेवेन्यू रिसीव्ड सीजनली और ओकेशनली should be recognized as they occur and not as per anticipation. So 100 crores should be recognized in October, December itself. 100, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन में 100 की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये 100 करोड़ का डिविडेंड दिया हुआ है। तो कंपनी क्या सोच रही थी, जस्ट मैं एक मिनट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, इसमें 4 क्वार्टर हैं। अब ये थर्ड क्वार्टर की बात चल रही है क्योंकि उसने अक्टूबर बोला है, सितंबर के खत्म होने के बाद अक्टूबर होगा, अक्टूबर से दिसंबर तक। इस क्वार्टर में कंपनी को 100 करोड़ का डिविडेंड मिला है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कंपनी की कुछ रही होंगी, काफी हैवी इन्वेस्टमेंट रही होंगी। कंपनी को 100 करोड़ का डिविडेंड मिला इस क्वार्टर में। अब कंपनी क्या सोच रही है कि हम इस डिविडेंड इनकम को चारों क्वार्टर में 25-25 दिखा दें। कंपनी ये सोच रही है 100 करोड़ के डिविडेंड को चारों क्वार्टर में रिफ्लेक्ट कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100 करोड़ की पूरी डिविडेंड जो है इसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज करी जाएगी। Hence 100 crores should be recognized in the quarter October December 2015 quarterly statement, correct? केस स्टडी अगली जो है वो क्या कहते हैं कि K11 लिमिटेड incurred 2 lakh net loss. अब K11 लिमिटेड incurred rupees 2 lakh net loss from the disposal of a business segment. Also on 30th of July 2017, company paid rupees 60,000 for property taxes assessed for calendar year 2017. How the above transaction should be included in the determination of the net income? एक तो कंपनी को 2 लाख का नुकसान हुआ, पहले तो कहता है, करेक्ट, नंबर वन। फिर कहता है also on 30th of July 2007, company paid rupees 60,000 for the property taxes assessed for the calendar year. कंपनी का ये कैलेंडर ईयर होगा और इस कैलेंडर ईयर के प्रॉपर्टी टैक्सेस 2070 के कैलेंडर ईयर के प्रॉपर्टी टैक्सेस थे 60,000 के। कंपनी ने क्या करा, 60,000 रुपए के टैक्सेस पे करे पूरे साल के। ये पूरे साल के खर्चे हैं प्रॉपर्टी टैक्स। वो कहता है हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम। अब जब नेट इनकम K11 डिटरमिन करेगी, जो कि नेक्स्ट शीट में मैं आपके सामने रखता हूँ, शीट नंबर 5, वो कहता है K11 जो इनकम डिटरमिन करेगी फॉर 6 मंथ्स इंटरिम पीरियड। अब की बार इंटरिम पीरियड जो है 6 महीने का है। पीरियड एंडिंग ऑन 30th ऑफ सितंबर 2017। पहले तो ये जो मैंने लिखा, ये मई सीए फाइनल नवंबर 2008 और मई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले तो आप इस डायग्राम को ध्यान से समझें। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने पहले एक चार्ट ड्रॉ आउट कर दिया। नंबर वन, कंपनी जो इंटरिम रिपोर्टिंग कर रही है उसने लिखा 6 मंथली रिपोर्टिंग कर रही है फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 30th ऑफ सितंबर 2017। तो मान लेते हैं कि सितंबर यहां खत्म हो रहा है, करेक्ट? 30th सितंबर 2017 यहां पर खत्म हो रहा है। तो 6 महीने, तो 6 महीने इसका मतलब अप्रैल से लेके यहां तक। इज इट क्लियर टू यू? तो इन 6 महीनों के लिए कंपनी जो है इंटरिम फाइनेंशियल्स ड्रॉ आउट कर रही है। अब क्या हुआ, कंपनी ने, वो कहता है
पहले तो इसने एक चीज लिखी कि बिजनेस लॉस हो गया 2 लाख का इस पीरियड में। तो बिजनेस लॉस जो है वो जिस पीरियड में हुआ है उसी पीरियड में हम डेबिट करेंगे, यानी कि इस पीरियड का जब नेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करा जाएगा तो पूरा 2 लाख का जो लॉस है वो यही डेबिट होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब है प्रॉपर्टी टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो रिलेटेड टू एंटायर कैलेंडर ईयर है। अब वो कहते हैं कि आपने 60,000 का प्रॉपर्टी टैक्स पे करा है, जो कि इस पीरियड में आपने पे करा, क्योंकि उसने जो डेट दी हुई है 30 जुलाई 2017, 30 जुलाई 2017 इस पीरियड में पड़ेगी। तो इस पीरियड में आपने 60,000 रुपीज पे करें, लेकिन ये पूरे साल के खर्चे हैं। अगर ये पूरे साल के खर्चे हैं तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इन 6 महीनों का खर्चा कितना होगा। अगर पूरे साल का खर्चा प्रॉपर्टी टैक्स 12 महीने का खर्चा 60,000 है, तो जाहिर है इन 6 महीनों का खर्चा तो 30,000 ही होगा ना। अब उसके अलावा ये 6 महीने तो ये हो गए, इससे पहले के 3 महीने और इससे पहले के 3 महीने, इसका मतलब इससे पहले के 3 महीने का प्रॉपर्टी टैक्स मैं कह सकता हूँ 15,000 का है, और बाद के 3 महीने का खर्चा 15,000 का, तभी तो टोटल 60,000 आएगा। 6 महीने का खर्चा 30,000 है, पूरे साल का खर्चा 60,000 है, पहले तो उसमें से इन 6 महीने का खर्चा 30,000 है। आप ऐसे समझ लो ना, 60,000 को आप पहले 12 से डिवाइड कर लो। बात समझ में आ गई? 5,000 का खर्चा पर मंथ आ गया। तो पहले 3 महीने का प्रॉपर्टी टैक्स 15,000 होगा, 5,000 इंटू 3 मंथ्स, एंड 5,000 इंटू 6 मंथ्स, इन 6 महीनों का खर्चा 30,000 होगा, और बाद के 3 महीनों का 15 होगा। अब समझना क्या है, आपने जब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ड्रॉ आउट करी इस पीरियड की, तो आप लिखोगे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में प्रॉपर्टी टैक्स पेड 60,000। लेकिन आपको भी मालूम है कि जिस पीरियड के लिए मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं उस पीरियड से संबंधित खर्चा तो 30,000 ही है, कोई 60,000 थोड़ी है। 60,000 तो मैंने पे करे। इसका क्या मतलब हो गया कि 60,000 में से आपने 15,000 तो ये वाले पे करे होंगे। तो इसका मतलब ये पिछले पीरियड के आउटस्टैंडिंग थे, तभी तो आपने पे करे। तो इसलिए मैं पहले तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा 15,000। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि ये पिछले साल के हैं। पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, लास्ट पीरियड के आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट पीरियड, बल्कि लास्ट ईयर नहीं कहना चाहिए, लास्ट पीरियड कहना चाहिए। इससे पहले का पीरियड ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा तो आपने माइनस कर दिया। तो इन 60,000 में से ये 15,000 की पेमेंट हुई, वो आपने हटा दी, और ये 15,000 की पेमेंट होनी थी लेकिन वो आपने पहले ही कर दी, तो ये प्रीपेड हो गए, लेस प्रीपेड, ये प्रीपेड आएगा। तो 15 और 15 आप माइनस करेंगे, लेकिन ये 15 जो माइनस कर रहे हैं आप आउटस्टैंडिंग के रूप में कर रहे हैं, ये 15 आप प्रीपेड के रूप में कर रहे हैं, तो इस तरह खर्चा आप 30,000 का दिखाएंगे। तो अब आप अपना आंसर लिख सकते हैं, एज पर एस 25 जनरली कॉस्ट that are incurred unevenly during an entity's financial year should be recognized as they are incurred. Correct? So, as on 30th of September 2017, loss of 2 lakh on disposal of business segment should be reported as a loss as it was incurred in the said interim period. वो इसी interim period में हुआ है, तो इसी interim period की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेंगी तो ये लॉस रिपोर्ट करा जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स इज रिलेटेड टू एंटायर कैलेंडर ईयर। तो 60 हम पूरे 60,000 को रिपोर्ट नहीं करेंगे, ओनली 30,000 शुड बी रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस। करेक्ट? और 15,000 आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर के माने जाएंगे, प्रीवियस पीरियड के माने जाएंगे, और प्रीपेड, और ये 15,000 प्रीपेड माने जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका खर्चा 30,000 रुपए का ही रिफ्लेक्ट होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये था। फिर नेक्स्ट शीट में लेता हूँ। नेक्स्ट शीट में अगली केस स्टडी मैंने लिखी, वो कहता है K12 is dealing in seasonal products. The quarterly sales pattern of the product is given to you. क्वार्टरली जो सेल्स का पैटर्न है, जो सेल्स हुई हैं वो तुम्हें दिया हुआ है। कहता है Q1 जो कि 31 मार्च को खत्म हो रहा है, यानी कि कैलेंडर ईयर होगा तभी मार्च को खत्म हो रहा है। फिर Q2 30 जून को खत्म हो रहा है, Q3 30 सितंबर को, और Q4 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। कह रहा है फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31/3/2015, यानी कि 31 मार्च को खत्म हो रहा है। कह रहा है फॉर द क्वार्टर एंडिंग, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, K12 गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट क्वार्टर में कहता है कंपनी की सेल 50 लाख की रही, 50 करोड़ की रही इनफैक्ट। सैलरी एंड अदर एक्सपेंस 30 करोड़ के रहे, और एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा रहा,
एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वो रहा 2 करोड़ का, 02 लिखा हुआ है ये। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस रहे 8 करोड़ के। अब वो क्या कहता है, while preparing interim financial report for the first quarter, K12 wants to defer rupees 21 crore expenditure to the third crore। वो कहता है जब हम फर्स्ट करोड़ की रिपोर्टिंग कर रहे थे तो K12 जो है 21 करोड़ का खर्चा जो है थर्ड क्वार्टर में डेफर्ड करना चाहती है। ये खर्चा फर्स्ट क्वार्टर में हुआ होगा, लेकिन हम इसको थर्ड क्वार्टर में डेफर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? On the argument that third quarter is having more sales and therefore third quarter should be debited by higher expenditure। और हम इसलिए डेफर करना चाहते हैं 21 करोड़ का खर्चा, करेक्ट। 21 करोड़ का खर्चा हम इसलिए डेफर करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो थर्ड क्वार्टर है ना, थर्ड क्वार्टर की जो सेल्स हैं वो ज्यादा हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि 21 करोड़ का खर्चा जो है नेक्स्ट क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में इनफैक्ट हम डेबिट करें, क्योंकि हमें लगता है थर्ड क्वार्टर की सेल ज्यादा हैं, या कंपनी का ओपिनियन ये है। Considering the seasonal nature of the business, the expenditure are uniform throughout all quarters। Correct? और वो कहता है कंपनी, कंसिडरिंग द सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस, एक्सपेंडिचर आर क्वाइट यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल द क्वार्टर्स। ये तुम्हें दिया हुआ है। कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। ये भी सीए फाइनल में 2005 या नवंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको समझने के लिए, हालांकि क्वेश्चन जरूर लंबा है लेकिन सॉल्यूशन इसका बिल्कुल छोटा सा है, नानू सा। एज पर AS 25 में आपको बता ही चुका हूं, इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर इनकर्ड। करेक्ट? तो जब खर्चे हुए हैं उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, टर्नओवर 50 करोड़ का दिया ही हुआ है, कोई अदर इनकम हमें क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, तो टोटल 50 करोड़। कोई चेंजेस इन इन्वेंट्री तो नहीं दी है। सैलरी एंड अदर कॉस्ट 30 करोड़ के जो दिए हुए हैं वही हम लिखेंगे। इसमें से 21 करोड़ का खर्चा क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी तीसरे क्वार्टर में डेफर करना चाहती है, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम पूरे के पूरे खर्चे यही डेबिट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, while preparing IFR for the first quarter, K12 wants to defer 20 crore, 20 crore expenditure. Actually, 20 crore, 21 crore of other expenses है। 21 करोड़ ऑफ अदर एक्सपेंडिचर टू थर्ड क्वार्टर। तो कंपनी तो ये चाहती है कि हम थर्ड क्वार्टर में डेफर कर लें, 30 में से 21 नेक्स्ट क्वार्टर में कर लें, और अभी यहाँ पर सिर्फ 9 ही लिखें, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है। ये इस पीरियड से रिलेटेड खर्चा है तो इसी पीरियड में होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो इस पीरियड के हैं वो यहीं लिखेंगे। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट 10 का रहेगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। 50 की आपकी सेल दी हुई है, सारे खर्चे आप डेबिट करेंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कि कंपनी 30 में से 21 करोड़ जो है नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर में इनफेक्ट ले जाना चाहती है, जो कि अलाउड नहीं है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए। मैंने कहा कि क्वेश्चन जरूर बड़ा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है बहुत छोटा सा है। फिर है K13 नेक्स्ट केस स्टडी। हालांकि ये जो केस स्टडी है ये किससे रिलेटेड है? मेजरमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर IFR। यानी कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जब टैक्स एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करे जाते हैं तो कैसे करे जाते हैं, उसके लिए ICAI का गाइडेंस नोट भी है। तो उस नोट के मुताबिक ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। केस स्टडी 5, K13 रिपोर्ट्स क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑन एनुअल इनकम ऑफ 10 लाख। तो क्वार्टरली के रिपोर्ट्स क्वार्टरली, पहले तो कह रहा है K13 जो है रिपोर्टिंग करती है क्वार्टरली बेसिस पर, और ये एस्टिमेट कर रही है कि एनुअल इनकम इनकी 10 लाख की होगी। एनुअल इनकम 10 लाख की होगी, लेकिन रिपोर्टिंग हम क्वार्टरली कर रहे हैं। एज्यूम टैक्स रेट ऑन फर्स्ट 5 लाख एट 30% एंड ऑन द बैलेंसेस 40%। पहले 5 लाख पे 40% के 30% के हिसाब से टैक्स का रेट है, और उस 5 लाख से ऊपर की अगर इनकम होगी तो 40% का रेट है। एस्टिमेटेड क्वार्टरली इनकम, अब कहते हैं एस्टिमेटेड क्वार्टरली इनकम आर 75,000, 2,50,000, 3,75,000 एंड 3 लाख। और तुम्हें अब की बार जो है एस्टिमेटेड इनकम दी हुई है डिफरेंट क्वार्टर्स की। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच क्वार्टर। सीए फाइनल में 2011 का ये क्वेश्चन है। कहता है एज पर AS 25 इनकम टैक्स एक्सपेंस is recognized in each interim period based on the best estimate of weighted average annual income tax rate, weighted average annual tax rate expected for the full financial year। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब प्रत्येक क्वार्टर के जब मैं टैक्स एक्सपेंस कंप्यूट करूंगा ना, तो टैक्स एक्सपेंस कंप्यूट करते समय टैक्स का रेट में क्या लगाऊंगा?
टैक्स का रेट वो रेट होगा जो कि एनुअल इनकम पे जो मेरा टैक्स आएगा उसकी एवरेज जो होगी वो रेट मैं अप्लाई करूंगा। कहने का मतलब क्या है, यहां देखें, आपकी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम जो थी वो 10 लाख की थी। क्वेश्चन में ये दिया ही हुआ है, इजंट इट और नॉट। हमें ये भी दिया है कि 10 में से पहले 5 लाख पे 30% के हिसाब से 150 का टैक्स आएगा, जो बच जाएंगे उस पे 40% के हिसाब से टैक्स आएगा 2 लाख का। पहले 5 लाख पे 30% के हिसाब से 150 बचे, अब बच गए 5 लाख, उस पे 40% 2, तो इसका मतलब 10 लाख की इनकम पे 3.5 लाख का टैक्स आएगा। अब मैं 3.5 लाख को अगर डिवाइड कर दूं साल की इनकम 10 लाख से, तो इसका मतलब मेरी एनुअल एस्टिमेटेड इनकम 10 लाख है और उस एस्टिमेटेड इनकम पे टैक्स 3.5 लाख का है, तो ये वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट आ गया 35%। तो इस रेट के सहारे मैं प्रत्येक इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जब टैक्स एक्सपेंस को कंप्यूट करूंगा तो वो इस रेट के सहारे करूंगा। तो टैक्स एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ऑफ द क्वार्टरली रिपोर्ट्स। अब जब मैं ईच क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाऊंगा तो उसमें जो टैक्स एक्सपेंसेस में रिकॉग्नाइज करूंगा वो क्या क्या करूंगा, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं क्वार्टरली इनकम दी है, तो पहले क्वार्टर में आप ये रेट लगाएंगे, इनफैक्ट सभी क्वार्टर में आप ये रेट अब लगाते चले जाएंगे। आपका टैक्स एक्सपेंस पहले क्वार्टर में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, ऑफ कोर्स ये टैक्स का टोटल 350 ही आएगा। अब इस ये भी इसी से रिलेटेड केस स्टडी है। एस्टिमेटेड एनुअल इनकम 1 लाख की तो है, लेकिन अब की बार तुम्हें ब्रैकेट में एक चीज दे दी गई है। वो कहता है कि जो ये एनुअल इनकम है इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल गेन्स, इनमें कुछ कैपिटल गेन्स की इनकम शामिल है ऑफ ₹20,000 अर्नड इन Q2। और ये जो इनकम हमने अर्न करी है ना, ये Q2 में हमने इनकम अर्न करी है। इज इट क्लियर टू यू? Q2 में हमने इस इनकम को अर्न करा है 20,000 के कैपिटल गेन, यानी कि 1 लाख की जो इनकम है उसमें 20,000 की कैपिटल गेन की इनकम शामिल है। अब कहता है जो टैक्स रेट्स तुम्हें दिए हुए हैं, कैपिटल गेन सबको मालूम है, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स के डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो कैपिटल गेन पे टैक्स जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया है वो 10% है, और उसके अलावा जो अदर नॉर्मल इनकम है उसमें पहले 40,000 की इनकम पे 30% है और बैलेंस पे 40% है। आगे उसने ये भी लिखा, एज्यूमिंग देयर इज नो डिफरेंस इन द एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम, calculate tax expense and weighted average annual effective tax rates. Also calculate the tax expense for each quarter when the estimated income of each quarter is 25,000. पहले तो उसने कहा, इनफैक्ट जो यहां से लेकर के यहां तक कहा ये वही चीज है जो हम पहले कर चुके हैं कि आप प्रत्येक क्वार्टर की इनकम पे जो टैक्स कंप्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पर चीज दी भी है वो कहता है हर क्वार्टर की इनकम 25,000 है, लेकिन इनकम ऑफ सेकेंड क्वार्टर जो है वो कहता है इट इंक्लूड्स द कैपिटल गेन ऑफ 20,000। बात समझ में आई? सेकेंड क्वार्टर की जो इनकम है, वैसे तो इनकम 25,000 है, लेकिन जो सेकेंड क्वार्टर की इनकम है उसमें 20,000 कैपिटल गेन के शामिल है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है और आपके लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे टोटल इनकम साल की 1 लाख दी हुई, और यह भी कहा गया है कि जो साल की इनकम होगी उसमें 20,000 का कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन का टैक्स रेट तुम्हें दिया हुआ है, तो मैंने लिखा ऑन टैक्स एक्सपेंस ऑन कैपिटल गेन पोर्शन ऑफ एनुअल इनकम। एनुअल इनकम 1 लाख की है, उसमें जो कैपिटल गेन है वो 20,000 है, उसमें 10% के हिसाब से 2,000 का टैक्स आ गया। अब जो इनकम बच गई 1 लाख माइनस 20, वो नॉर्मल अदर इनकम हो गई। अब जो नॉर्मल अदर इनकम है, पहले 40,000 पे 30% का टैक्स है और बाद के 40,000 पे 40% का टैक्स है। तो इस 80,000 में से पहले 40,000 का 30% आपने कंप्यूट कर लिया, 30% ऑफ 40,000 कंप्यूट कर लिया, और फिर 40% ऑफ 40,000 कंप्यूट कर लिया। तो इस 80,000 पे टैक्स आ जाएगा 28,000। अब इन दोनों को आप टैली कर लें, टोटल टैक्स आ गया 30,000, यानी कि 1 लाख की इनकम पे आपका टैक्स बना 30,000 का। लेकिन अब यहां एक गलती ऐसी मत कर देना, आप सोचो आप 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करके 30% वेटेड एवरेज ले लें तो वो गलत हो जाएगा। जब आप वेटेड एवरेज लेंगे ना तो कैपिटल गेन का अलग लेंगे और नॉर्मल इनकम का अलग लेंगे। तो कैपिटल गेन पे टैक्स तो 2,000 है और कैपिटल गेन की एनुअल इनकम 20,000 है, तो ये वेटेड एवरेज तो वही रहेगी 10%। लेकिन जो अदर इनकम है उस पे टैक्स 28,000 है और अदर इनकम 80,000 की है, तो यहाँ वेटेड एवरेज 35% बन गई। तो इस चीज का आपको ख्याल करना है कि वेटेड एवरेज
जो कंप्यूट होगी वो कैपिटल गेन्स की अलग होगी और अदर इनकम की अलग होगी। बाकी आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। पहले क्वार्टर की इनकम 25,000 है तो उस पे 35% का टैक्स लगेगा। अब जो सेकंड क्वार्टर था उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेकंड क्वार्टर की इनकम है 25,000, उसमें 20,000 जो है कैपिटल कैपिटल की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम शामिल है। बिकॉज 25,000 में 20,000 जो है कैपिटल गेन की इनकम है, तो 20,000 पे तो 10% के हिसाब से 2,000 टैक्स आएगा और बची हुई जो है वो नॉर्मल इनकम है 5,000 की, उस पे 35% के हिसाब से 1750 का टैक्स आएगा। यानी कि इस क्वार्टर में टैक्स एक्सपेंस 3750 के हो जाएंगे। बाकी फिर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आप 35% कर करके टैक्स निकाल लेंगे। टोटल टैक्स ऑफ कोर्स आपका 30,000 का आएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी सीए से ही लिया गया क्वेश्चन है। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन है सीए से ही रिलेटेड हैं यहाँ पर, और या तो वो पास्ट एग्जामिनेशन के हैं या मॉड्यूल के हैं या आरटीपी के हैं। करेक्ट। हालांकि ये कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन देख के थोड़ा सा लगता है कि मुश्किल है। हालांकि इसका सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पर कहता है एक एंटरप्राइज रिपोर्ट्स क्वार्टरली अर्न्स रुपीज 150 lakhs प्री टैक्स प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर। पहले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो 150 लाख का हुआ टैक्स से पहले का, बट इज एक्सपेक्टिंग टू इनकर लॉसेज ऑफ 50 lakh इन ईच ऑफ द 3 रिमेनिंग क्वार्टर। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो एंटिटी है ना, पहले क्वार्टर में तो 150 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन कंपनी को बाकी जो 3 क्वार्टर हैं, ये क्वार्टर 1 है, ये क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है, ये क्वार्टर 4 है, बाद के जो क्वार्टर्स हैं कंपनी को लग रहा है उसमें 50-50 लाख का नुकसान होगा। यानी कि यहाँ तो प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, लेकिन यहाँ माइनस 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 ये लॉस होंगे। अल्टीमेटली पूरे साल की इनकम जीरो ही आ जाएगी। पहले तो ये अजीब सा एक यूं कह सकते हो क्वेश्चन है जो हम फेस कर रहे हैं। कह रहा है एन एंटरप्राइज रिपोर्ट्स क्वार्टरली अर्न्स रुपीज 150 lakh pre-tax profit in the first quarter but expects to incur losses of 50 lakhs। अब कंपनी जो है वो लॉसेस एक्सपेक्ट कर रही है 50 लाख के प्रत्येक रिमेनिंग क्वार्टर्स में, दस हैविंग जीरो इनकम फॉर द ईयर, वो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। and is governed by taxation laws according to which the average annual tax rate is 35%। तुम्हें एवरेज एनुअल टैक्स रेट 35% भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईच क्वार्टर। तो हर क्वार्टर के लिए जब आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट करेंगे तो टैक्स एक्सपेंस कितना दिखाएंगे। सिंपल सा है, पहले क्वार्टर में आपकी इनकम 150 लाख की है, तो 150 लाख पे एवरेज टैक्स रेट आपने 35% लगाया, तो इतने टैक्स एक्सपेंस बनेंगे। ये पॉजिटिव टैक्स एक्सपेंस है, इसका मतलब इस क्वार्टर का प्रॉफिट आपका कम होगा 52.5 से। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में बिकॉज लॉस है 50 लाख का, तो आप उस 50 लाख पे भी ना कंप्यूट करेंगे 35%। लेकिन बिकॉज ये नेगेटिव फिगर है तो आप टैक्स एक्सपेंस नेगेटिव यहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे, इसका मतलब आपका प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर में बढ़ गया एंड सो ऑन इसी तरीके से। लेकिन फाइनली इफेक्ट जो है वो जीरो ही आएगा। इज इट क्लियर टू यू। तो पहले पीरियड में आपके टैक्स एक्सपेंस इतने बनेंगे, लेकिन बाद के 3 पीरियड में आपके टैक्स एक्सपेंस नेगेटिव 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 में जा रहे हैं और इन तीनों का टोटल इसके बराबर ही आएगा। तो अल्टीमेटली आपका टैक्स एक्सपेंस जीरो ही आएंगे, क्योंकि आपकी इनकम ही जीरो है तो टैक्स इनकम भी टैक्स एक्सपेंस भी जीरो आएंगे, लेकिन उनको दिखाने का तरीका डिफरेंट क्वार्टर्स में ये होगा। करेक्ट। केस स्टडी 8 में क्या कहता है। हालांकि क्वेश्चन लंबा चौड़ा करके दिया है, सीए फाइनल नवंबर 2013 का क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे कि सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ा नहीं है। टू कंप्लाई विद द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, K15 लिमिटेड प्रिपेयर्ड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी, तो लिस्टिंग एग्रीमेंट के मुताबिक इस कंपनी के लिए इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना जरूरी होगा, तो इसलिए ये कंपनी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है। कंपनी हैज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ 700 lakhs। कंपनी के 700 लाख रुपए के ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं अंडर इनकम टैक्स लॉस, ऑफ विच 90% इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ एज रिसेंट वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। वो क्या कहता है कि जो 700 है इसमें से हम 690% जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। करेक्ट। और क्या, लेकिन एट द सेम टाइम ये सिर्फ कंफ्यूजन को दूर हटाने के लिए दिया गया क्वेश्चन है वो, क्योंकि जनरली जो लॉसेस वगैरह होते हैं उसका इफेक्ट डेफर्ड टैक्स पर भी पड़ता है, लेकिन उसने लिख दिया है कि नो डेफर्ड टैक्स एसेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन सच लॉसेस इन व्यू ऑफ द अनसर्टेनिटी ओवर इट्स एलिजिबिलिटी फॉर दिस सेट ऑफ। तो हो सकता है फ्यूचर में
कोई वर्चुअल सर्टेनिटी ना हो रही हो, इसलिए इनके खिलाफ कोई डेफर्ड एसेट नहीं बनाना है। यहाँ ये क्वेश्चन तुम्हें हेल्प कर रहा है। कंपनी हैज रिपोर्टेड क्वार्टरली अर्निंग्स ऑफ 700 lakhs एंड 300 lakhs रिस्पेक्टिवली फॉर द फर्स्ट 2 quarters। अब वो क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, यही मेन पॉइंट है। वो कहते हैं कंपनी की जो एनुअल अर्निंग्स रही 700 लाख की रही फॉर द फर्स्ट 2 quarter। फर्स्ट 2 quarter में 700 और 300 lakhs की अर्निंग्स रही। करेक्ट, ये Q1 है, ये Q2 है। इन 18 एंड 19, यानी कि अकाउंटिंग ईयर 1/4/2018 से स्टार्ट हो रहा है, 31/3/2019 को खत्म हो रहा है, ये उसने हमें बताया। करेक्ट। आगे उसने क्या लिखा, एंड एंटिसिपेट्स ए नेट अर्निंग्स ऑफ 800 lakhs इन द कमिंग हाफ ईयर एंडेड 31 March 2019। पहले 2 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग्स मिला करके 700 प्लस 300 1000 की है। लेकिन कंपनी को क्या लग रहा है, बाद के 6 महीनों में, या यूं कहे बाद के 2 क्वार्टर में, यानी कि Q3 में और Q4 में, कंपनी को यह लग रहा है कि बाद के 6 महीने में एंटिसिपेट्स ए नेट अर्निंग ऑफ 800 lakhs। कंपनी को लग रहा है बाद के 6 महीने में हमारी अर्निंग जो होंगी 800 lakhs की होंगी, बाद के 6 महीने में। करेक्ट। अब उसने यहां पर एक पॉइंट और भी दे दिया। पहले तो कहता है बाद के 6 महीने में हमारी अर्निंग 800 lakhs की होंगी, हमारी अर्निंग्स 800 lakhs की होंगी। उसके बाद क्वेश्चन में वो कहता है, जस्ट एक मिनट में शीट को ठीक कर लो ताकि दोनों चीजें आपके सामने हो। 800 lakhs इन द कमिंग हाफ ईयर। अब कहता है ऑफ विच 100 lakhs will be the loss in the quarter ending 31st December 2018। क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या लिखा, पहले तो ये वाला क्वार्टर 31 दिसंबर 2018 को खत्म होगा ना, 3rd क्वार्टर, क्योंकि 18 अकाउंटिंग ईयर चल रहा है। 3rd क्वार्टर यहां से यहां तक होगा। करेक्ट। अब वो क्या कहता है, बाद के 6 महीने में अर्निंग्स तो 800 lakhs की होंगी, बाद के 6 महीने में, इसका मतलब Q3 और Q4 की अर्निंग्स मिला करके 800 lakhs की होंगी। कहता है Q3 की अर्निंग प्लस Q4 की अर्निंग्स मिला करके 800 लाख की होंगी। पहले तो ये कहता है, और फिर क्या कहता है कि जो Q3 है उसमें लॉस है 100 का। अब मैं आपसे ये कहता हूं, अगर Q3 में 100 का लॉस है, और मैं आपको ये भी कहता हूं कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट मिल करके 800 lakhs पॉजिटिव है, तो इसका मतलब Q4 की अर्निंग्स 900 लाख की पॉजिटिव रही होंगी ना। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अब हमने ये निकाल लिया कि फर्स्ट क्वार्टर में 700 lakhs की अर्निंग्स हैं, सेकेंड क्वार्टर में 300 lakhs की हैं, 3rd क्वार्टर में हमें अब पता लग गया कि 100 लाख का लॉस है, 100 लाख का लॉस है, और 4th क्वार्टर में हमें पता लग गया कि 900 लाख की अर्निंग्स। तभी तो ये बाद के 6 महीने की जो है टोटल 800 आएगा। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट उसने हमें इसमें दिया हुआ था। मैं फिर से ये लाइन को एक बार आपके सामने पढ़ता हूं। इन दी company has reported quarterly earnings of 700 and 300 lakhs respectively for the first 2 quarters of the financial year 18 and 19, and anticipates a net earning of 800 lakhs in the coming half year, correct, of 18 and 19, and anticipates a net earning of 800 lakhs in the coming half year ended 31st March 2019, of which 100 lakhs will be the loss in the quarter ending 31st December 2018। तो ये पॉइंट आपको समझना है। तो अब आपको पता लग गया कि आपकी अर्निंग्स डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स की कितनी है। कहता है टैक्स रेट 30% है, जो कि और सरचार्ज 10% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन द ईच क्वार्टर। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, टैक्स रेट 30% है, 10% सरचार्ज है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट 33% हो जाएगा, और ये आपके सामने अर्निंग्स दी हुई है। अब अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया, क्वेश्चन में कुछ लॉसेस के बारे में भी था, तो मुझे कुछ इतने आसानी से ये सॉल्व नहीं होगा। पहले तो जो मैंने यहाँ पर करा वही चीज मैंने यहाँ पर आपके सामने करी हुई है। करेक्ट। अकाउंटिंग ईयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला क्वार्टर 30 जून 2018 को खत्म होगा, दूसरा क्वार्टर यहाँ होगा, यहाँ Q1 खत्म होगा, यहाँ Q2 खत्म होगा, यहाँ Q3 खत्म होगा, यहाँ Q4 खत्म होगा। करेक्ट।
पहले क्वार्टर में 700, दूसरे क्वार्टर में 700, और मैंने कहा इन दोनों क्वार्टर की मिलाकर के 800 दी हुई है, जिसमें से लॉस है थर्ड क्वार्टर में, तो इसका मतलब इस क्वार्टर में पॉजिटिव 900 की अर्निंग रही होगी। अब आपने पहले तो ये काम कम और बस अब ये फिनिश ही हो गया है स्टैंडर्ड। तो जितने भी इससे वैरायटी के क्वेश्चन थे वो सारे हमने अपनी तरफ से कर दिए। करेक्ट। टोटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर पहले तो वही चीज, पहले क्वार्टर में 700, फिर दूसरे क्वार्टर में 700, तीसरे क्वार्टर में लॉस, चौथे क्वार्टर में 900। इन दोनों क्वार्टर की इनकम मिला करके 800 है। तो टोटल इनकम 1800 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के बारे में भी था। 700 लाख के लॉसेस तो थे, लेकिन 90% ही हम ऑफसेट कर पाएंगे 630, क्योंकि कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि आप 90% ही जो है उनकी ऑफसेटिंग कर सकते हो। तो आपकी एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम 1170 आ जाएगी। और 1170 पे आप 33% इनकम टैक्स रेट आपका 33% हो जाएगा। तो 1170 इंटू 33% 386.10 आ जाएगा। तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट क्या आ जाएगा? 386.10 डिवाइडेड बाय 1170 और 1800। आपकी इनकम कितनी है? आपकी इनकम तो 1800 थी ना? हाँ जी। तो आपका जो वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट आ जाएगा 21.45% आ जाएगा। करेक्ट। और फिर आप इस टैक्स से हर साल के टैक्स एक्सपेंस वगैरह कंप्यूट कर सकते हो। तो ये था आपका AS25, और हमने अपनी तरफ से इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से करने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है कि ये भी आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आया होगा। तो मिलेंगे फिर किसी नए स्टैंडर्ड के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन इट्स गुड बाय।